लेकिन ये सरकार बड़ी 30 मार्का सरकार है। इनसे पूछिए कि महाकुंभ में कितने लोगों की जान गई? बोले 30। बोले कमाई देखिए इस नाविक की 30 करोड़ की हुई, पूरा बिजनेस कितने का होगा? बोला 30 गुणा 10,000 करोड़, 3 लाख करोड़। अभी मैं सुन रहा था उनको, किसी ने मुझे बताया कि महाकुंभ के बारे में बताया कि इतने करोड़ और इतने करोड़। कहा तो उन्होंने कहा 100 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन जो फिगर दे रहे हैं 66 करोड़, मुझे बताओ 66 करोड़ का अगर हम ब्रेकअप करें, कितनी बसों से आए होंगे, कितने ट्रेन से आए होंगे, कितने गाड़ियों से आए होंगे? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। 66 करोड़ लोग नहीं आए, नहीं पहुंचे वो। नहीं, हम कहते हैं 66 नहीं 70 करोड़ लोग आए हैं, लेकिन बताइए ना कैसे आए, किस तरीके से आए? अगर हम मान लेते हैं कि अगर 10 करोड़ लोग भी बस से आए, तो 10 करोड़ लोगों को लाने के लिए बस कितनी लगी होंगी? मुझे एक फिगर बता दे कोई, फिगर क्या है? और जो खो गए उनका नहीं बता रहे ये लोग। जो एक फिगर दिया कि इतने सालों बाद ये कुंभ आ रहा है, वो जान ही नहीं रहे ज्योग्राफी को, प्लैनेट्स को जानते ही नहीं है मुख्यमंत्री जी। अरे हर कुंभ ही उतने साल बाद होगा, आप कहां से मान रहे हैं? अच्छा, वो शौचालय बनवाने पे टाइम वेस्ट कर रहे थे, आपका भी टाइम वेस्ट किया उन्होंने शौचालय बनवाने पर। वो टाइम वेस्ट, आवश्यकता नहीं वो कह रहे कि हमने इतने शौचालय बनते थे, इतने बना दिए और ऐसे हो गया। अरे शौचालय बनाने के ठीक है, शौचालय एक स्कीम हो सकती है, लेकिन आप पढ़ा लिखा नहीं रहे लोगों को। प्राइमरी एजुकेशन की क्या हालत है, सेकेंडरी एजुकेशन की क्या हालत है, हायर एजुकेशन की हालत क्या है? पूरी एजुकेशन निजीकरण हुई जा रही है। आप अपॉइंटमेंट्स किसका दे रहे हो? जैसे वो खुद हैं एक रंगी, उनके अपॉइंटमेंट भी एक ही रंगी है सब। अच्छा, किसी शौचालय में पानी आ रहा हो तो बता दो। मुख्यमंत्री जी लखीमपुर गए थे, जंगल देख रहे थे, सुनने में आया कि समीक्षा के बाद कुछ जंगल में कुछ चीजों को देखा उन्होंने। उन्हें पता ही नहीं लगा कि उनके भ्रष्टाचार का भारी सह नहीं पाई, पानी की टंकी ढह गई। भ्रष्टाचार का भार नहीं सह पाई, ढह गई वहीं पर। आप सोचिए कहां एक्सप्रेसवे की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे पुरानी सरकार ऐसी थी। गोरख धंधा हम लोगों ने देखा है। 90 किलोमीटर की सड़क है जो 22 में शुरू होनी थी, आज तक नहीं शुरू हो पाई। हमारे मुख्यमंत्री जी कोई तो बताए कि हर सड़क एक्सप्रेसवे नहीं होती है, एक्सप्रेसवे अलग होता है। उन्हें अधिकारी बोल रहे हैं ये सड़क भी एक्सप्रेसवे है। तो आप सोचिए, जो मानक है एक्सप्रेसवे के, उस मानक से समझौता किया उन्होंने। अगर कोई मानक से समझौता करता है, इसका मतलब सेफ्टी से समझौता कर रहा है। इंडियन रोड कांग्रेस कहती है कि ऐसे मानक होने चाहिए एक्सप्रेसवे के। आप समझौता कर रहे हो एक्सप्रेसवे से। भारतीय जनता पार्टी की जो भी स्कीम बनती है, उसके संग पहले करप्शन वाली स्कीम बनती है, किससे पैसा कैसे निकाला जाएगा। कई इनके ऐसे प्रोग्राम हैं जिससे वही स्कीम बनाते हैं। अब आप सोचिए, घटना पहलगांव में हुई है और लोग दूसरी की चर्चा कर रहे हैं जो पहले घटना हुई थी। पहलगांव में आ गए लोग शहीद हो गए। सवाल हमसे पूछ रहे हैं चीजों का। हमारे देश के इतने लोगों की जान कैसे चली गई? हमारे घर में कैसे आतंकवादी आ गए? लोग पहलगांव के साथ साथ पुलवामा की भी चर्चा करने लगे। अब तो बच्चे जान रहे हैं। हम सब इंटेलेक्चुअल जो इंफॉर्मेशन रखते हैं, हमें आपको जानकारी मिलती है, हम और आप लोग तो चर्चा करते हैं चीजों की, लेकिन अभी तो बच्चे कह रहे हैं कि कोई सिक्योरिटी नहीं थी वहां, कोई फोर्स नहीं था। बताओ, 1.5 घंटे कोई फोर्स नहीं था। ऑल पार्टी मीटिंग में तो आपने ये बात उठाई होगी। नहीं, हम लोगों को जो सुझाव रखने थे वो हमने सुझाव रखे वहां पर। क्या सुझाव थे कि आगे? नहीं, वो तो इसलिए नहीं बता सकते कि प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में उनको ही बता सकते हैं। नहीं तो वो, हालांकि अगर मुख्यमंत्री जी होते तो अभी वो ज्ञान दे देते कि हाँ हमें जाना है और ये करना है। क्योंकि आप
सुझाव दे सकते हैं। कोई मुख्यमंत्री नेशनल पॉलिसी या फॉरेन पॉलिसी तय नहीं कर सकता है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री फॉरेन पॉलिसी पे भी बोलते हैं, क्योंकि आजकल न उनकी अर्जी चल रही है न पर्ची चल रही है। नहीं तो आप तो सुनने में आ रहा है कि उनके बुलडोजर का स्टीयरिंग में किसी और के हाथ में आजकल। नहीं, बतौर सांसद आपको क्या लगता है? हम लोग हालांकि उस मुद्दे पर पीडीए पर लौटेंगे, लेकिन पहलगाम की बात चल पड़ी है। बतौर सांसद आपको क्या लगता है कि इस मामले का, इस जो हुआ पहलगाम की जो घटना हुई है, क्या जवाब है सही? क्योंकि वहां पर एक बात मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ देता हूं अखिलेश जी, एक बात कही जाती रही है आमतौर पे कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता है। बात भी सही है, लेकिन इस बार जिस तरीके से वहां आतंक को अंजाम दिया गया, धर्म पूछ करके, क्या उसने नैरेटिव को बदल दिया है और इसका जवाब क्या होना चाहिए? पहलगांव और आतंकवाद के खिलाफ, पहलगांव के लोगों को जिनकी जान गई, शहीद हुए, उनको न्याय मिले। पूरे देश की जनता सरकार के साथ है, बीजेपी के साथ नहीं है, सरकार के साथ है। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने एक साथ समर्थन दिया और कहा कि सरकार को जो ठोस कदम उठाइए आप। जो चीजें निकल करके आ रही हैं और जो बात आप कह रहे हैं, सच्चाई यही है कि आतंकवाद का कोई धर्म, कोई जाति नहीं है। और पहली बार हम लोग देख रहे हैं, इधर बहुत दिनों बाद हम लोग देख रहे हैं, देश की पूरी जनता आतंकवाद के खिलाफ है। कश्मीर के लोग आतंकवाद के खिलाफ हैं, इतना सड़क पर निकल करके आए। जो नुकसान हुआ है कश्मीर का ज्यादा हुआ है, वहां के लोगों का ज्यादा हुआ है, देश का तो हुआ ही हुआ है, लेकिन उनका बहुत हुआ है नुकसान। आखिरकार लापरवाही किसकी थी? वहां जाने के लिए प्रोत्साहित कौन कर रहा था? बीजेपी के लोग ही तो कहते थे जाइए वहां घूम करके आइए। आपने सुरक्षा क्यों नहीं दी वहां पर? आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? और एक इंस्टीट्यूशन नहीं इंटेलिजेंस की, न जाने कितनी एजेंसीज वहां काम करती हैं, पैरेलल एजेंसीज काम करती हैं। उसके बाद ये घटना हो जाए। और फिर नोटबंदी में आपने कहा था कि कोई आतंकवाद नहीं आएगा, आतंकवाद नहीं होगा। उसमें कमी आई है आतंकवाद में, आपको लगता है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, या नहीं आई है? पहलगांव के बाद कोई भी डाटा अगर सरकार देगी, कोई स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि पहलगांव जैसी घटना कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इतने टूरिस्ट, निर्दोष लोग जो खुशियां परिवार के साथ मनाने गए, उनकी जान चली गई। और किस तरीके से जान ली गई, ये सब ने देखा है। कोई स्वीकार नहीं, कोई डेटा इसका समझौता नहीं कर सकता। भारत में एक, मैं बिल्कुल ये समाजवादी पार्टी के रूप में नहीं, एक अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं आप, और आपकी पार्टी बहुत मजबूती से लोकसभा में अभी एक मजबूत दल के रूप में है। आतंकवाद का जो लगातार देश हम देखें तो बहुत लंबे समय से आतंकवाद का एक तरह से उसका आतंक का परिणाम देश झेल रहा है। समय आ गया है क्या राजनीतिक तमाम जो राजनीति अभी लगातार हम सोशल मीडिया बाकी देखते हैं कि लोग ये कहते हैं कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसपे कि कोई सियासत, किसी तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए। समय आ गया है जिस तरह से निर्दोष जाने जा रही है, इसको रोकने का एक कलेक्टिव विजडम के साथ देश को इसको आगे बढ़ना चाहिए। क्या इस चीज को कहीं पे भी किसी पॉलिटिकल फोरम पे आपने महसूस किया है कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी ये इसको लेकर सहमति है? मैं एक बिल्कुल ये सियासी सवाल से अलग है। देखिए, क्योंकि सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल सिक्योरिटी और हमारी इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित है, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की बनती है। सरकार को नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए किसी के साथ। कोई अगर लिख दे, कोई कुछ कह दे, उन पे एफआईआर दर्ज करा रहे हैं आप। यहाँ की एक प्रोफेसर लेडी, उन पे एफआईआर दर्ज करा दी। एक कविता अपना पक्ष रखती हैं, उन पे एफआईआर करा दी दर्ज। और याद कीजिए कि सबसे पहले पॉलिटिकल लाभ किसने लिया? भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के, उनके अपने पार्टी के हैंडल से क्या पिक्चर आई, क्या इमेज बनकर के आई। तो ये भारतीय जनता पार्टी को हर जगह पॉलिटिकल लाभ नहीं लेने का सोचना चाहिए। जब देश इंटरनल सिक्योरिटी और टेररिज्म के खिलाफ है, पूरा देश उनके साथ है। इसको हम डेमोंस्ट्रेट कर रहे हैं। ठोस कदम उठाना है तो ठोस कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं आप?
आप उठाइए ठोस कदम, देश आपके साथ है। क्या ठोस कदम लेकिन हो सकता है? नहीं, मैं क्यों बोलूंगा, मैं क्या बोल सकता हूं, मुझे जो बोलना होगा मैं सरकार से बोलूंगा, लेकिन उन्हें जितना सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि ठोस कदम उठाने से पहले उन्हें जो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग थोड़ा टेक्निकल भी हैं, पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग किए हैं, तो इतना पानी कहां रोकोगे, जलबंदी कैसे कर लोगे? कहीं ऐसा तो नहीं है जलबंदी भी नोटबंदी जैसा निकले? आपका बैकग्राउंड भी रहा है, आप सैनिक स्कूल से पढ़े हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप अगर कह रहे हैं हम जलबंदी कर देंगे, आजकल सोशल मीडिया है, आजकल इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट ट्रेवल कर रही है, कोई भी ऐसा नहीं है जो देख ना रहा हो, सुन नहीं रहा हो, समझ नहीं रहा हो कि आपको कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। आप झूठ बोल करके नहीं निकल सकते हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आप पानी रोकोगे कैसे? वापस आते हैं 27 पे, मिशन 27 पे, और ये एक सवाल है उत्तर प्रदेश में जहां से हम शुरुआत की, वो नेशनल एजेंडा पे थे। नेशनल एजेंडा के बाद हम आते हैं, एक लगातार हमने देखा है कि लोकसभा चुनाव के बाद, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और इस तमाम जगह पे एक विशेष कारण रहा है कि अपोजिशन यूनिटी वहां नहीं दिखा, क्योंकि जो मार्जिन रहा है जीत का वो बहुत बेहद कम रहा है। उत्तर प्रदेश में और 27 में अपोजिशन यूनिटी, और जो इस वक्त के हालात हैं जहां पे आपकी लड़ाई है, वहां अपोजिशन यूनिटी कहां खड़े है, कहां पे है? जो भी परिणाम आए हरियाणा और महाराष्ट्र के, उन परिणामों को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े हुए। वोटर लिस्ट को देख करके, वोटर लिस्ट में नंबर्स बढ़ जाने को लेकर के, डिलीट वोट हो जाने का संबंध को लेकर के, आपने शाम को परसेंटेज ये बताई, 15 आपने फिर 2 घंटे बाद ये परसेंटेज बताई, ये तमाम सवाल खड़े हुए हैं। अभी जो यूपी में हाल में बाई इलेक्शन हम लोगों ने देखा, आप बंदूक से रोक रहे हैं, पुलिस से रोक रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग किसकी होनी है, आपने तय कर लिया कि ये लोग पीडीए परिवार के लोग पोस्ट नहीं होंगे, उनको कहीं पोस्टिंग नहीं जाएगी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो नहीं होंगे, पुलिस के थाने में नहीं होंगे, सीओ नहीं होंगे, एसएसपी नहीं होंगे, डीएम नहीं होंगे। ये पूरी तैयारी की। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी की 420 नहीं चलेगी। बाई इलेक्शन में तो चल सकती है, लेकिन 403 सीटों में इनकी 420 नहीं चलेगी, क्योंकि जितने ने हथकंडे अपनाने थे सब हथकंडे अपना चुके हैं। सीसीटीवी पे पकड़े गए, वो जो बैलेट में वोट गड़बड़ कर रहे थे, डिलीट वोट में पकड़े गए लोग। इसलिए जितने ये हथकंडे अपनाते थे वो सब हथकंडे हम लोगों ने जान लिए, समझ लिए, और यूपी ने अभी अभी हराया है इनको। यूपी का सबसे अच्छा ये है कि जो लोकसभा जीतता है उसी की सरकार बनती है। आपने सवाल का जो पहलू था अपोजिशन यूनिटी, उसको आपने दरकिनार कर दिया। देखिए, यूनिटी में इंडिया गठबंधन है हमारा, और कहीं नहीं दिखा इन चुनाव में, इंडिया गठबंधन दिखा ही नहीं। वो क्योंकि हमारे जो बड़ा दल है, उनका बड़ा दिल नहीं है, वो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हमारी कोशिश। यही लोग कह रहे हैं, जो अपोजिशन के, जो आपके और भी जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी का दिल बड़ा होना जरूरी है अगर इंडी गठबंधन को बेहतर प्रदर्शन करना है और बीजेपी के साथ लड़ना है। तो आप इस बात में को मानते हैं? जो हार होती है बहुत सिखा के जाती है चीजों को। मुझे उम्मीद है कि जो अपने बड़े दल हैं वो इन बातों को समझेंगे, लेकिन यूपी में समाजवादी पार्टी बड़ा दल है, ये बड़ा दल है समाजवादी पार्टी, इसलिए समाजवादी पार्टी उनको साथ लेकर के आगे बढ़ेगी। और हमारा मुख्य लक्ष्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें, और उनकी जो 420 होती है, इस बार 403 में उनकी 420 हम लोग नहीं चलने देंगे। हालांकि मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन आप भी जानते हैं वो अंदर ही अंदर किस दल से हाथ मिलाए हुए हैं। नहीं तो बड़ा दिल भी रखता है। नहीं, हम समाजवादियों ने हमेशा कोशिश की है कि साथ लाएं सबको और साथ लेकर के चलें। ये दिखता रहा है
कि अखिलेश यादव के साथ बहुत सारे लोग आते हैं और मैं ये नहीं कहूंगा या आप तय करेंगे कि अपना मतलब निकल जाता है या अपना काम हो जाता है और फिर चले जाते हैं, साथ बनता छूटने का दौर चलता रहता है। इस बार का साथ क्या रहेगा? ये पीछे क्यों ऐसा चलता रहा और आगे कौन साथी होगा? सही में 27 का साथी कौन होगा? अभी जो इंडिया गठबंधन है वही हमारे साथ रहेंगे। और इंडिया गठबंधन है अभी, इंडिया गठबंधन नहीं, वो है। कहाँ रहता है, कहाँ चला जाता है, समझ में नहीं आता रहता है। हमेशा इंडिया गठबंधन है, अभी तो इंडिया गठबंधन ही है हमारा। दिल्ली में चला जाता है। एक राजनीतिक जितने भी विश्लेषक हैं उनका ये मानना है कि अगर कांग्रेस को चुनौती है तो उत्तर प्रदेश और बिहार में, जो मेन लैंड कांग्रेस में, जो उत्तर प्रदेश बिहार में कांग्रेस समाप्त हो चुकी थी, आरजेडी और समाजवादी पार्टी के भरोसे वो पार्टी चल सकती है। राहुल गांधी का मिशन है कि अपने पैरों पे पार्टी को खड़ा करना है और उनका मूल जो क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, सियासी क्षेत्र है, वो उत्तर प्रदेश और बिहार पे फोकस कर रहे हैं। आप सबसे बड़ी पार्टी है, ये जो टकराव है कांग्रेस को खड़ा करना अपने पैरों पे, और समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और इंडी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में 27 के में मोर्चा बना के आप लड़ेंगे। ये तमाम चीजें आपस में तालमेल कहीं आपको लगता है कि वो है या बनेगा, बन पाएगा? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी की कोशिश होती है कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत करे। कल को हम भी सोच सकते हैं कि हम मध्य प्रदेश में बने, छत्तीसगढ़ में जाएं और प्रदेशों में हमारी पार्टी बने, लेकिन सीमा है हमारी। इसी तरह मैं समझता हूं इंडिया गठबंधन में जो सहयोगी दल हैं, साथ में जो दल हैं, इस बात को समझते हैं कि किसकी लीडरशिप में कहां चुनाव लड़ा जाएगा। बिहार में तेजस्वी जी के लीडरशिप में चुनाव होना है, तेजस्वी के लिए, क्योंकि वही आधार था इंडिया गठबंधन का बनने का, कि जो रीजनल पार्टी जहां मजबूत है उसी के नेतृत्व में वहां पर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से किया जाएगा। माफी चाहता हूं अखिलेश जी, बनाने वाले निर्माता उसके वो चले गए भारतीय जनता पार्टी के खेमे में वापस, नीतीश कुमार जी। इनफैक्ट मैंने ये तो लोकसभा में कहा था, उनके सहयोगी जो उनके साथी हैं, लीडर हैं उनकी पार्टी के, कि आप ही मुझे लेकर के आए थे और मुझे छोड़कर के आप वहां चले गए। ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे लिए देश, डेमोक्रेसी, संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान, ये हमारे लिए बड़ी प्राथमिकता है। कोई कल्पना कर सकता है आज के समय पर दलित नौजवान को मार मार के नंगा कर करके पीटा जाए? इतना अन्याय, महा अन्याय किसी प्रदेश में नहीं है। रामजस सुमन जी पर आप हमले के बाद हमला कर रहे हैं, आप टायर फेंक करके सब लाइव देख रहे हैं, किस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, जान मारने की धमकी दे रहे हैं। और देखिए, हमारे लिए कोई ये धमकी कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि हमें राजनीति में बड़ी बड़ी चुनौती स्वीकार करनी है, और अगर धमकी से ही डर जाए तो फिर हम राजनीति छोड़ दें, कोई दूसरा काम करें। तो जब हम राजनीति में हैं और बड़ा काम करने के लिए निकल पड़े हैं, तो ये धमकी हम लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती। लेकिन ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, उसके लिए सवाल खड़ा करते हैं। आपने एक बात कही कि जो जहां पर जो दल बड़ा होगा, मैं वहां लौटता हूं। हालांकि ये जो आपने मुद्दा आगरा का उठाया उस पर भी आएंगे, ये राणा सांगा का मामला क्या आया, लेकिन तो बड़ा राहुल गांधी का फिर राष्ट्रीय राजनीति में आप क्या रोल देखते हैं? राहुल गांधी जी का। वो एक नेशनल पार्टी के लीडर हैं बड़े, और उसका रोल तो है ही अपना, लेकिन मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी भी इस बात को समझती होगी कि उन्हें सहयोगी दलों को साथ लेकर के ही चलना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी से जो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, जिसका गठन अभी का नहीं है, बीजेपी तो ये पॉलिटिकल विंग है, ये जो विचार है इसका गठन कभी अंग्रेजों ने किया था, जो विचार दिया था, जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी, वहां से गठित है ये पार्टी। कांग्रेस या बीजेपी की? नहीं, बीजेपी। कांग्रेस तो बहुत पहले की गठन, वो तो एओयू इटावा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, वहां से गठन हुआ है उनका। कांग्रेस का तो कब का है, लेकिन अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल के आधार पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जिसका काम था कि हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़ा लगाना। और मैं समझता हूं, अगर आप ये बात पूछ रहे हैं, और क्योंकि मैं जो बात कहना चाहता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो पहला सम्मेलन हुआ,
और सम्मेलन में ये बात रखी गई कि भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते को अपनाएगी वो सेकुलर होगा, सोशलिस्ट होगा। आप बताइए क्या उनका सेकुलर रास्ता है कि सोशलिस्ट रास्ता है? उनके जो पहले अध्यक्ष बने थे, पहले अध्यक्ष उनकी पार्टी के, उनका भाषण देखिए आप। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी देश को सोशलिस्ट और सेकुलर दिशा में लेके जाएंगे, क्योंकि इनके जो ओरिजिनल पार्टी है, जो ओरिजिनल विचारधारा है, उसकी विचारधारा दूसरी है। इसीलिए हम आज देख रहे हैं कि कम्युनल पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। और जिस तरीके से बड़े बड़े लोग बनाए जा रहे हैं, इतना बड़ा बता रहे हैं कि हम 1 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाएंगे, और बताइए 80 करोड़ लोगों को अभी भी दे रहे हैं राशन। और बताओ एक 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बोलने वाले लोग अभी भी शौचालय में पानी नहीं पहुंचा पाए। क्या बनाएंगे 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी? यही बात तो आपके ऊपर नहीं, मतलब कांग्रेस पार्टी के ऊपर प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का जो आरोप है कि 76 साल के आजादी के बाद की जर्नी में आप 10 साल 11 साल में वो उम्मीद करते हैं, लेकिन आपने जो कुछ नहीं किया उसके लिए कौन? तो उसके लिए आप कहते हैं कि भाई आपको तो लोगों ने मौका दे दिया, दो आपको करना चाहिए, तो आप उम्मीद तो करते हैं। लेकिन जो इसकी बुनियाद है 80 करोड़, आपने बहुत बेहद ये इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझे लगता है कि आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल मेरे लिए, देश के लिए है कि क्या हमारे पास इस तरह की मॉडल की वाकई कमी है कि हम आज भी आजादी के इतने साल 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त की रोटी सरकार मुहैया कराए, इस बात को सुनिश्चित करने में तमाम सरकार लगी रहती है। और ये स्थिति ये है कि कई राज्यों में जब चुनाव हुए हैं इस वक्त, तो आप जानते हैं कई राज्यों के पास पैसा नहीं है, उन्होंने घोषणाएं तो कर दी, उन्होंने सिर्फ खाने का नहीं, भोजन का नहीं, बहुत सारी घोषणाएं हुई, कई महतारी योजना, बहना योजना, कई सारी योजनाएं, और वहां पे पैसा नहीं है। स्टेट की स्थिति बहुत खराब है। फ्रीबीज कल्चर, फ्रीबीज का जो कल्चर हुआ है, तो इसका कोई राजनीतिक विकल्प आपने कभी समाजवादी पार्टी के रूप में, नए पीढ़ी के रूप में, वो समाजवादी पार्टी जो आगे देखते हैं, एक समाज निर्माण की बात करती है, कभी आपने सोचा है कि इसका क्या मॉडल होना चाहिए, किस तरह से हम इसको बेहतर कर सकते हैं? ये बातें जो खास करके फ्रीबी और 80 करोड़ जो आपने कहा, बात मैं वहीं पहुंचा देता हूं कि सरकार की जो जिम्मेदारी है, सदा सरकार वेलफेयर स्टेट की तरह काम करेगी। एक तरफ तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बेहतर करते रहना पड़ेगा, और दूसरी तरफ हमें सोशल स्कीम्स को लगातार देते रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे गरीब लोग की भी आबादी बहुत है। लेकिन उनको ऊपर लाने के लिए हम शिक्षा पे कितना ध्यान दे रहे हैं? अगर एक चीज को आज भी सरकार तय कर ले कि हमें अपने देश के लोगों को पढ़ा लिखा बनाना है, आज भी हम एजुकेशन पे ध्यान दे दें और एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान दे दें, तो शायद जो हमें 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है वो हमें नहीं देना पड़ेगा। आप एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं काम कर रहे हैं। मैं उदाहरण के लिए देता हूं, कहता हूं, आपने कहा कि किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, आपने खाद की बोरी, डीएपी की बोरी से पहले 5 किलो, फिर 5 किलो, 10 किलो गायब कर दिया। कीटनाशक दवाइयां महंगी हो गई, बीज महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, और आप फार्मर से उम्मीद करते हो कि आय दोगुनी हो जाएगी। आपने तैयारी क्या की उसकी फसल लेने के लिए? आपने ये तय किया सरकार ने कि कोई भी इससे ज्यादा रुपए में गेहूं नहीं खरीद सकता। ये कहां का दुनिया का फार्मूला है? आप क्यों नहीं उनको ज्यादा मुनाफा देना चाहते हैं? क्योंकि आप बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिले हुए हैं, बड़े बड़े कारोबारियों से मिले हुए हो, जिससे कि उनका गेहूं सस्ते में वो खरीद लें, इसलिए क्योंकि उन्हें मुनाफा ज्यादा मिलेगा। आज पैकेट आटा का मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? अगर वही मुनाफा हमारे किसानों के पास चला जाए तो शायद हमारी तरक्की होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, एक शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बड़ा ध्यान दें और दूसरा में एग्रीकल्चर सेक्टर को सुधार दें, तो शायद ये जो 80 करोड़ हम लोगों को देना पड़ रहा है राशन, हमें नहीं देना पड़ेगा। लेकिन सरकार उस दिशा में काम ही नहीं करना चाहती। आय दोगुनी किसकी की है? इनके इतने सालों की जो उपलब्धि है, वो उपलब्धि यही है कि पकौड़ा और भगोड़ा। अच्छा अखिलेश जी, अखिलेश समय खत्म। अच्छा आप धीरे। हाँ। अखिलेश जी, 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर आप कौन से प्रमुख मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे? देखिए, आप क्या लाइव बोल दिया, सब बीजेपी वाले लिख लेंगे। एक ही इलाज इनका है, पीडीएम, और जो ये महा अन्याय कर रहे हैं इसका जवाब
और महाअन्याय जो कर रहे हैं, उसकी नाइंसाफी जो हो रही है, उसका जवाब ये पीडीए परिवार मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में चुनाव में देगी। और साथ ही साथ जो ये 420 करते हैं, इस बार 403 विधानसभाओं में हम समाजवादी लोग नहीं चलने देंगे इनकी। अच्छा, एक आध सवाल छोटा छोटा मैं ले रहा हूं और छोटा सा जवाब, वक्त भी खत्म हो रहा है। अगर आपकी बहुत सारी शिकायतें हैं मुख्यमंत्री जी से, आपने कही सारी बातें, आपके सामने मुख्यमंत्री आते हैं मान लीजिए, तो क्या आप कहेंगे एक चीज की ये तो तुरंत बंद कर दीजिए? मैं उनसे कहूंगा एक्स बनने के लिए बहुत धन्यवाद। आप एक्स होने जा रहे हैं। अखिलेश जी, चलिए, आप मुख्यमंत्री बन गए तो पहला कदम क्या उठाएंगे आप? मैं सबसे पहले आपको शॉल पहनाऊंगा और मिठाई खिलाऊंगा। लेकिन आपने दो चीजें चिन्हित की कि शिक्षा और कृषि, तो क्या उसके लिए कुछ विशेष आपने सोच बना के रखा है कि ये दो बुनियादी चीजें? मैं बहुत बेसिक, बहुत लंबा ना करके, जब मैं एक्सप्रेसवे बना रहा था तो मैंने एक्सप्रेसवे के किनारे मंडी बनवाई थी 100-100 एकड़ की। और क्योंकि बाबा रामदेव जी भी भूल गए थे योगा, वो भी अब और चीजों में आ गए, तो उन्हें भी मैंने 500 एकड़ जमीन दी थी कि मुझे उम्मीद थी कि ये भी कोई ना कोई काम ऐसा करेंगे जिससे हमारे किसानों को लाभ होगा। और जितना एक्सप्रेसवे बना, हम इसके किनारे मंडियां बनाना चाहते थे जिससे किसानों को सपोर्ट कर सकें। डेयरी प्लांट्स का काम शुरू कर दिया था। अमूल से मैंने 3 प्लांट के लिए समझौता किया था, 2 हमारी सरकार में लग गए थे, एक के लिए जगह चिन्हित हो गई थी, बाद में प्रधानमंत्री जी ने आकर के उसका उद्घाटन किया। ये वही अमूल के प्लांट हैं जो समाजवादियों ने कभी उनके साथ मिलकर के बनाए थे। इसी तरह पराग, क्योंकि पराग अमूल से पुराना है हमारी संस्था, 2000 करोड़ रुपए हम लोगों ने इन्वेस्ट किए थे जिससे कि हमारा पराग भी अमूल के बराबर प्रोडक्ट्स बनाने लगे। और उसका परिणाम यह हुआ कि सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट बढ़ा मिल्क का। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में आपने एक्सप्रेसवे इसलिए बनाया क्योंकि किसान को लाभ देना चाहते थे, इन्होंने मंडियां बनाना बंद कर दी। कोई भी मंडी 8 साल में नहीं बनाई इन्होंने। दिल्ली वाले बोलते हैं कि हमने 2 लाख करोड़ एग्रीकल्चर सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए पैसा दिया। किसको दिया ये बता दें हमें, कौन सी मंडी बनाई? अगर इन्होंने 8 साल में एक भी मंडी बनाई हो तो बता दें।